मानसिक समस्या वाला है। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी पर किया कन्या पूजन। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कन्याओं को कराया भोज। सीएम ने कन्याओं का लिया आशीर्वाद। मसूरी में सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। 151 नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का किया पूजन। देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने संभाला कार्यभार। समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी, कहा अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर करेंगे काम। भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट का ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा। संचालित कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। स्कूल में बच्चों से ली पढ़ाई की जानकारी। देहरादून में सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले छात्रों की खैर नहीं। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 71 व्यक्ति गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है कन्या पूजन। एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी पर किया है कन्या पूजन। सीएम ने अपने आवास पर किया कन्या पूजन। कन्या पूजन कर देवी स्वरूपा बालिकाओं का किया सम्मान। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कन्याओं को कराया भोज। सीएम ने कन्याओं का लिया आशीर्वाद। सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए की सुख शांति और समृद्धि की कामना। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। सीएम धामी ने भगवान श्री राम से की प्रार्थना, सभी का जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से हो परिपूर्ण। प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर रहे अग्रसर। श्री राम का संपूर्ण जीवन चरित्र कर्तव्य निष्ठता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा। ये कहना सीएम धामी का। रामनवमी का पर्व मर्यादा, आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को करता है सुदृढ़। कन्या पूजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में महत्वपूर्ण नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का देता है संदेश। राज्यसभा में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 पर राज्यसभा में आयोजित चर्चा के दौरान सदन में अपने विचार रखे। साथ ही महेंद्र भट्ट ने इस विधेयक का समर्थन किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधेयक केवल एक प्रशासनिक सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में सीएपीएफ सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया है। यह विधेयक केवल एक प्रशासनिक सुधार का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, चाहे वह सीमा पर तैनात हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हो या फिर आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा में लगे हों, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं। इन बलों का योगदान अद्वितीय है, लेकिन लंबे समय से इनके प्रशासनिक ढांचे में कुछ विसंगतियां और जटिलताएं बनी हुई हैं। यह विधेयक उन्हीं समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लाया गया है। इसके माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे न केवल बलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जवानों के कल्याण और मनोबल में भी वृद्धि होगी। सभापति महोदय, इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में बेहतर साबित होगा। आज के समय में सुरक्षा चुनौतियां बहुआयामी हो चुकी हैं। साइबर अपराध, आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और आंतरिक अशांति, इन सभी के निपटारे के लिए एकीकृत और सशक्त प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है, जिसे यह विधेयक पूरा करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक मानव संसाधन प्रबंधन में भी सुधार लाने पर बल देता है। भर्ती प्रक्रिया हो, पदोन्नति हो, प्रशिक्षण हो
और सेवा शर्तों का अधिक स्पष्ट और न्याय संगत बनाने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है। इससे जवानों में विश्वास और संतोष का वातावरण बनेगा। महोदय, यह विधेयक कई वर्षों तक पांचों सीएपीएफ के लिए एक समान कानून की कमी के कारण अलग अलग नियम इसमें बने हुए थे, जिससे सेवा से जुड़े विवाद उठे, प्रशासनिक कार्य क्षमता प्रभावित हुई और यह विधेयक इस समस्या का समाधान करता है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे पांचों प्रमुख। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर कुलड़ी में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 151 नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का विधि विधान पूर्वक सामूहिक पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्याओं को चुनरी उड़ाई, उनके पांव पखारे, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। इसके साथ ही कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जो हमें नारी शक्ति के सम्मान और आदर का संदेश देता है। उन्होंने मां शक्ति से प्रार्थना की कि जिन जिन क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं उनमें हमें और अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य एवं सफलता प्रदान करें, ताकि हम जनसेवा के कार्यों को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। उन्होंने आगे कहा कि नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें सकारात्मक ऊर्जा, सेवा और समर्पण की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी देते नजर आए। आज अष्टमी नवमी एक साथ पड़ी। नवरात्रों में हम कंजकों का पूजन कर उनको देवी स्वरूप उनको माना है, आशीर्वाद लेते हैं। कई दिनों से लगातार विधानसभा क्षेत्र में कन्या पूजन कर रहे हैं और आज मसूरी में रामकृष्ण मंदिर में 151 कन्याओं का पूजन करके मां का आशीर्वाद किया। मां गौरी का दिन है, उनका आशीर्वाद हम देंगे और मैं मां गौरी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, हम पर कोई कष्ट संकट न आए, हमारा प्रदेश इस आपदा से पिछले वर्ष शायद बचे, क्योंकि हिंदू नववर्ष भी है। इस आयोजन के माध्यम से जो हिंदुत्व का कि आज जो भारत की स्थिति और जहां भी हमारे हिंदू अल्पसंख्यक प्रकार के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, तो हिंदुत्व को जागृत करने की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से एक जागृति, एक चेतना समझ में आ रही है। तो सर मैं आप सबको अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं सबको दुर्गाष्टमी की और कई लोग आज महानवमी भी मना रहे हैं, तो उसकी बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे मसूरी में भारतीय जनता पार्टी परिवार ने जो एक भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आप देखेंगे बहुत प्यारे प्यारे छोटे बच्चे जो हमारे मसूरी के हैं, सभी लोग यहाँ पर आए थे। उन बच्चियों के हमने पैर छूकर उनका सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनको एक सूक्ष्म भेंट भी दी। तो ये जो एक परंपरा है हमारी कन्या पूजन की, शक्ति पूजन की, जो शक्ति स्वरूपा हमारी बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, तो इस भाव को हम पूरे साल अपने मन में बनाए रखें और मातृशक्ति का सम्मान करें, सब में सौहार्द प्रेम बना रहे। और बिल्कुल मेरा मानना है कि आज का दिन भी, हर एक दिन ही महिलाओं का दिन है, सशक्तिकरण का दिन है, लेकिन वाकई में जिस प्रकार से उत्तराखंड की भाग्य विधाताएं हमारी मातृशक्ति बनकर उभरी हैं और हर क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है, तो मेरा पूरा मानना है कि जो विकसित उत्तराखंड की आदरणीय मोदी जी और धामी जी बात करते हैं और जो विकसित मसूरी की हमारे माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी कल्पना करते हैं, उस विकसित मसूरी और विकसित उत्तराखंड की जो नींव है वो भी हमारी मातृशक्ति में बनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका सभागार मसूरी में मसूरी प्रेस क्लब की पत्रिका का विमोचन किया। इस मौके पर पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, डॉक्टर खजान चौहान, गौरी कुमारी, संदीप साहनी और
प्रमिला नेगी को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी के पत्रकारों का अपना विशेष स्थान है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही सरकार की कमियों को भी उजागर करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से एवं मसूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहां की मीडिया का उन्हें भरपूर सहयोग मिलता रहा है। मसूरी प्रेस क्लब की पत्रिकाओं का विमोचन यहां पर हुआ तो मैंने देखा कि जो उसमें लेख हैं वास्तव में सराहनीय है और मैं पिछले 15 सालों से यहां का नेतृत्व कर रहा हूं और जब मैं राजपुर का एमएलए था तब से मेरा आना जाना है। मैंने देखा कि मसूरी की प्रेस का एक विशिष्ट स्थान है जहां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का वो काम करती है, वहीं सरकार की कमियों को उजागर करने का भी काम यहां का मीडिया पूरी ईमानदारी से करता है। और मैं तो मसूरी प्रेस के लोगों का व्यक्तिगत रूप से फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। आज मैं हिलटेक से हाईटेक का मंत्र आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारा राज्य सुंदर पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है हिल से हाईटेक का मंत्र। ये मंत्र है तकनीकी दक्षता का, ये मंत्र है ट्रांसफॉर्म होते उत्तराखंड के नवाचार का। हिल से हाईटेक मंत्र के तहत सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप और एआई संचालित शासन की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और आसान बनाना है। इस लक्ष्य को साकार करते हुए अब डिजिटल उत्तराखंड ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक ही ऐप से प्रदेश के नागरिक घर बैठे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड डिजिटल ऐप उत्तराखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जिसमें हम घर बैठे ही बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन, भूलेख, अपनी सरकार, पुलिस सिटीजन पोर्टल जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे लिया जा रहा है। 1905 सीएम हेल्पलाइन राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस सेवा में भी एआई आधारित सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया जा रहा है। अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 976 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल सेवा का लाभ ले चुके हैं और लगभग 95% गांव डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। हाईटेक हो रहा प्रदेश, सपने हो रहे हैं साकार, उम्मीदों को लगे हैं पंख, खुले हैं संभावनाओं के द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून विधानसभा में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कैबिनेट मंत्री खजानदास ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खजानदास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा विभाग की अहम जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजानदास ने कहा कि आज नवमी का पावन दिन है। पूजा पाठ और हवन के बाद आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसे ईमानदारी से निभाएंगे और खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे। समाज कल्याण विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। इसमें पेंशन, छात्रवृत्ति और युवाओं और महिलाओं के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। बताया कि उन्हें पहले भी इस विभाग में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव है। अब वे अपने पुराने अनुभव और नई तकनीक का उपयोग करते हुए विभाग को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे।
देखिए, आज पूजा पाठ हुआ, नवमी का भी दिन है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज के दिन जो है कार्यालय में पदभार ग्रहण करें। इसी के निमित्त आज मैं अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, आप सबको भी आमंत्रित किया और यहाँ पर एक हवन करते हुए मैंने अब कार्यभार ग्रहण किया है। और समाज कल्याण विभाग मेरे पास में है और समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें जितना भी मैं समाज के लिए कर पाऊं, चाहे युवा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे महिला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीधा जो है आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। पेंशन से संबंधित मामले आते हैं, छात्रवृत्ति के मामले आते हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि कल ही हमने इस माह का छात्रवृत्ति तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लिक करके 140 करोड़ रुपए सीधे खाते में गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी जिम्मेदारी में खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये विभाग समाज कल्याण पहले भी मेरे पास में रहा। 1 साल तक एज ए राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम देखा है, किंतु मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा विस्तार समाज कल्याण विभाग का हुआ है। पुराने अनुभव को देखते हुए और नई तकनीकी के साथ विभाग का संचालन करेंगे। एक टीम भावनाओं के साथ हमारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बेहतरीन तालमेल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने टिहरी मुख्य बाजार स्थित निर्माणाधीन शहीद स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ नागरिक मंच और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण और निर्माण को लेकर समस्याएं और सुझाव डीएम के सम्मुख रखे। डीएम ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कमियों को तत्काल दूर किया जाए। कार्यदायी संस्था टीएचडीसी के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और अगले 2 माह के भीतर इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो हमारे समिति है वो आई थी, तो एक जो टीएचडीसी से जो हमें सीएसआर मठ के अंतर्गत टीएचडीसी कंस्ट्रक्शन कर रहा है शहीद स्मारक का, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक और राज्य आंदोलनकारियों का भी स्मारक बना था, तो उसके बस कार्य की प्रगति को देखने आए थे और यहाँ पे सारे टीएचडीसी के अधिकारी मौजूद थे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि लगभग 2 महीने में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी जो उनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं उस स्मारक में ले ली गई हैं और सारा लेआउट भी फाइनलाइज है, तो उसी बस कार्य की प्रगति की समीक्षा की। भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत निधि से संचालित कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने हेड़िया गांव और चकबहेड़ी के विद्यालयों का दौरा कर बच्चों से पढ़ाई की जानकारी ली और शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद सलड़ी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक और जूनियर विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को अभी और सुधारने की आवश्यकता है। ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने और विशेष जोर दिया। हेड़िया गांव में उन्होंने निर्माणाधीन चेक डैम, गुल और कृषि भूमि को जंगली जानवरों से बचाने के लिए की जा रही घेरबाड़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने ढिंगरानी क्षेत्र में बारिश के दौरान कृषि भूमि के कटाव और आवासों के खतरे की समस्या उठाई, जिस पर प्रमुख ने बरसात से पूर्व आवश्यक सुरक्षा कार्य करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण पे है, हमारे पूरे ब्लॉक का स्टाफ है और बहुत सी जगह हमने जो गांव में काम हुए हैं, चाहे ब्लॉक स्तर से हुए चाहे अन्य स्तरों से हुए हैं, उनको देखा और उनकी मॉनिटरिंग की। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जितने भी विकास कार्य हमें सब संतोषजनक लगे, अच्छी गुणवत्ता युक्त काम वहाँ पर कर रखे हैं
और साथ ही हमने कुछ स्कूलों का भी निरीक्षण किया और स्कूलों में अभी शिक्षा का स्तर सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो शिक्षा विभाग से कहूँगा कि कम से कम समय समय पर वो लोग भी स्कूलों का निरीक्षण करें, क्योंकि कहीं भी मतलब सम्मानजनक स्थिति हम लोगों को नहीं लगी कि कहीं पर हम कह सकें गर्व से कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा विभाग को भी हम लोग निर्देशित करेंगे और समय समय पर ऐसे स्कूलों का भ्रमण करें और कम से कम गुणवत्ता को सुधारें। देहरादून की सड़कों पर रात के अंधेरे में हुड़दंग मचाने वाले छात्रों और अराजक तत्वों की अब खैर नहीं है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के कड़े निर्देशों पर शुरू हुए ऑपरेशन नाइट वॉच ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। पिछले 48 घंटों में पुलिस ने व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाकर न केवल भारी जुर्माना वसूला बल्कि दर्जनों वाहनों को सीज कर हुड़दंगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसएसपी के नेतृत्व में जनपद के नगर से लेकर देहात तक सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 21 चौपहिया और 50 दोपहिया वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। गाड़ियों में अवैध हूटर, काले शीशे और रैश ड्राइविंग करने वाले 12 वाहनों को सीज कर दिया गया। देर रात सड़कों पर बेवजह घूम रहे 288 लोगों से पुलिस ने तीखे सवाल जवाब किए। संतोषजनक उत्तर न मिलने और संदिग्ध पाए जाने पर 156 व्यक्तियों को थाने लाया गया, जहां उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर दून आकर माहौल खराब करने वाले युवाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों में गुटबाजी करने वाले छात्रों को चिन्हित किया जाए। यदि कोई छात्र ग्रुप में हुड़दंग करते पाएगा तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ संबंधित संस्थानों से निष्कासन भी कराया जाएगा। आवास विकास स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में आज छात्रों और शिक्षक कर्मचारियों को आग से बचाव और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय फायर स्टेशन के अधिकारियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में जानमाल की रक्षा करना रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्कूल परिसर में आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने का सजीव चित्रण किया। छात्रों को अग्निशमन यंत्र चलाने का व्यवहारिक ज्ञान दिया। उन्हें बताया गया कि आग की श्रेणी के अनुसार किस गैस का रसायन का उपयोग करना चाहिए। अधिकारियों ने गैस सिलेंडर में आग लगने पर उसे काबू पाने के आसान तरीके जैसे कि गीले बोरे या चादर का उपयोग करना सिखाया। बच्चों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ से बचने और स्टॉप ड्रॉप एंड रोल की तकनीक समझाई। फायर अफसर सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि अधिकांश अग्निकांड केवल घबराहट और जानकारी के अभाव में बड़े हो जाते हैं। यदि स्कूल स्तर पर ही बच्चों को इसका प्रशिक्षण मिले तो वे अपने घर और मोहल्ले में भी सुरक्षा दूत की भूमिका निभा सकते हैं। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित सभी ब्लॉकवार प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारियों से रेफरल केस, चाइल्ड सेक्स रेशियो और हाई केस प्रेगनेंसी के मामलों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान डीएम ने पिछले 1 साल का रेफरल केसों का डाटा का संज्ञान लेते हुए कहा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी ये सुनिश्चित कर ले कि जिस चिकित्सालय में पीड़ित व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है क्या वे उस पीड़ित को उपयुक्त उपचार मिल पाएगा या नहीं। संबंधित चिकित्सालय के डॉक्टर से रेफरल से पहले संपर्क आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को एक बेहतरीन उपचार मिल सके, ऐसा हम सभी का प्रयास होना चाहिए। डीएम अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाई केस प्रेगनेंसी में जो निःशुल्क सुविधा भोजन ठहरने इत्यादि व्यवस्था दी जाती है मरीज के तीमारदार को भी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है। संबंधित डॉक्टर अपने नियर बाय होटल और धर्मशाला में भी एक निश्चित धनराशि में ये व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें, जिससे कि हाई प्रेगनेंसी मामलों में मरीज और तीमारदार को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। पौड़ी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के सख्त निर्देशों के बाद कोतवाली, कोटद्वार और सीआईयू की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 नशा तस्करों को 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया
कि पुलिस टीम BEL रोड के पास सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने 2 संदिग्धों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुए। तस्करों की पहचान दलजीत सिंह और विजय सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया कि दलजीत सिंह बिस्ट एक आदतन अपराधी है। वर्तमान में वे कोर्ट से जमानत लेकर बाहर है और फिर नशे का व्यापार कर रहा है। आरोपी ने बताया कि वे बागेश्वर से सस्ते दामों पर चरस लाकर कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में छात्रों और वाहन चालकों को बेचता था। नशे की लत और जल्द पैसा कमाने के लालच में उन्हें इस काले कारोबार में धकेल दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।